So, Shubh Sandhya, very good evening to all my students and those who are not bureaucratians, for you also good evening. चलिए, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले मैं बता दूं कि कल मैं YouTube लाइव कर रहा था तो बीच में पता नहीं तकनीकी ख़राबी की वजह से YouTube ब्रेक हो गया था, तो वो अब मैं वहाँ से समझ जाइए कि फ्रेश शुरू हो रहा है। हम इससे पिछले वीडियो में हम कहाँ तक पहुँचे थे, हमने देखा था कि किस प्रकार भारत में कलचुरी आए, इसकी कलचुरियों की स्थापना हुई, किस प्रकार वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर की ओर बढ़े, फिर किस प्रकार वो त्रिपुरी आए और किस प्रकार छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का प्रवेश हुआ। जब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का प्रवेश हो जाता है तो हम कलचुरियों को दो शाखाओं में पढ़ते हैं, एक रतनपुर की शाखा जो कि मुख्य शाखा है और दूसरी शाखा है लहुरी शाखा जो कि रायपुर में विद्यमान थी। तो हम रतनपुर के कलचुरी पकड़ रहे हैं। अभी कुछ समय तक हमारा जो ध्येय होगा वो होगा रतनपुर के कलचुरी, रतनपुर शाखा पर फोकस होगा, कलचुरियों की रतनपुर शाखा। फिर इस क्रम में हमने देखा था कि कलिंगराज, किस तरह कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखते हैं। उसके बाद शासक कमलराज आते हैं, उसके बाद रत्नदेव प्रथम आते हैं और उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम। फिर हम पहुंचे थे जाजल्य देव। तो जाजल्य देव से हमारा जाज्वल्य देव, अगर सही देखें तो ये होगा जाज्वल्य देव। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, चूंकि बाद में और शासक इसी नाम से आएंगे तो हमें इतिहासकार सुविधा के लिए उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर देते हैं। तो ये जाज्वल्य देव प्रथम है, लेकिन अगर ये प्रथम ना भी लिखा हो तो आपको समझना है कि यही जाज्वल्य देव की बात हो रही है। इसके बाद अगर किसी और जाज्वल्य देव के बारे में पूछना चाहेगा तो वहाँ द्वितीय लिखा रहेगा, ठीक है। तो जाज्वल्य देव प्रथम। जाज्वल्य देव प्रथम के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक बने जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। जाज्वल्य देव से पहले जो शासक थे उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो इसलिए जब यहाँ जाज्वल्य देव शासक बने तो इन्होंने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि मैं त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं उनके अधीन शासक बनना नहीं चाहूँगा, मैं स्वतंत्र रूप से छत्तीसगढ़ में शासन करूँगा। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला शासक जाज्वल्य देव। अच्छा, जाज्वल्य देव के और एक जो आपको पता होना चाहिए वो है साम्राज्य, इसके साम्राज्य का विस्तार। जाज्वल्य देव जो है रतनपुर इनका ठिकाना था, ठीक है। रतनपुर राज्य में तो ये राज कर रहे थे, मतलब छत्तीसगढ़ में राज कर ही रहे थे। इसके अलावा इन्होंने अपना विस्तार किया, इधर मध्य प्रदेश की ओर चलकर इन्होंने लाजिका जो कि वर्तमान का लांजी है, और ये कहाँ है, ये बालाघाट क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश बालाघाट, इसे जीता। मध्य प्रदेश में दो क्षेत्र देखेंगे हम, एक वैरागढ़ बोले या बोले बैरागढ़, एक ही बात है, बैरागढ़, और भाड़र या भड़ार, ये वर्तमान का भंडारा है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ, महाराष्ट्र में। इधर चलते हैं दक्षिण की तरफ तो आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश के खिमड़ी क्षेत्र को जीता जो गंजम जिला में पड़ता है। फिर इधर आएंगे, इधर पूर्व में बंगाल पड़ता है, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व में बंगाल, इधर दंडकपुर को जीता जो वर्तमान में मिदनापुर जिला बंगाल है, मिदनापुर जिला बंगाल है। और एक और तलहारी मंडल, एक और क्षेत्र जो रतनपुर से नीचे, आप जानते हैं ये बिलासपुर में और इधर रायपुर पड़ता है, तो यहाँ पर एक पड़ेगा तलहारी मंडल।
इन्होंने तलहारी मंडल भी जीता, जो कि बिलासपुर का दक्षिणतम और रायपुर का उत्तरी भाग। देखिए ये जिले तो आज हम इस रूप में देखते हैं ना, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो आज वर्तमान में क्या कहेंगे, तलहारी मंडल कौन सा क्षेत्र था, बिलासपुर का दक्षिणी और रायपुर का उत्तरी भाग, ये सीमा था, इन्होंने जीता। तो ये था इनके साम्राज्य का विस्तार। तो चूंकि जाज्वल्य देव जो है ये अत्यंत ही प्रतापी राजा थे, तो इनके साम्राज्य से क्वेश्चन कभी बन सकता है कि इनमें से उन्होंने कौन कौन सा जीता। तो रतनपुर के अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश में लाजिका, जो वर्तमान में लांजी है, बालाघाट क्षेत्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में 2 क्षेत्र बैरागढ़ और भाड़र, जो कि भंडारा है महाराष्ट्र में वर्तमान में, और इधर रतनपुर से नीचे तलहारी मंडल, और इधर आंध्र प्रदेश की स्थिति में खिमड़ी या किमिड़ी बोल दे तो भी आपको उच्चारण में भावनाओं में नहीं बहना है। दंडकपुर, इधर पूर्व में जाकर दंडकपुर, मिदनापुर जिला, बंगाल, यहाँ तक इन्होंने ये जो है राज्य इन्होंने जीते। अच्छा, इसके बाद जो है देखिए आप ध्यान रखिएगा, देखिए मेरे साथ साथ चलते जाइए। याद करने के लिए यदि आप किताबों से पढ़ते हैं तो वो इमेज नहीं बनता। आप यदि मुझे देखते रहेंगे, मैं अपने तरीके से रिवीजन मोड पे जाता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने कहा था छत्तीसगढ़ जब तक आप 10 बार नहीं पढ़ेंगे वो पकड़ नहीं आएगा, आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो आप अगर ध्यान से मेरे साथ चलेंगे तो वो 5 बार का किस्सा मेरे साथ हो जाए। अच्छा, एक और इसी बीच में मैं एक प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। एक छात्र ने मुझसे पूछा था, बिलासपुर से है कोई छात्र, समस्या ये है, वो कहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज का गुरु मंत्र देखिएगा, जिन छात्रों को ये समस्या होती कि उन्हें याद नहीं रहता, तो वास्तव में वो सही तरीके से पढ़ते नहीं। देखिए जैसे फैक्चुअल कंटेंट जहाँ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें आप क्या करते हैं, जैसे मैंने कलिंग राज स्टोरी की तरह हम गए। एक तो पहली बात तो हिस्ट्री को जो है आप स्टोरी की तरह लिंक करना सीखें, और लिंक जब कर लेते हैं तो रटना, लोग सिर्फ स्टोरी की तरह सुनने से आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बार बार उसे लिख कर अभ्यास करना होगा। जैसे हमने कल कलिंग राज से पढ़ा, कलिंग राज को देखा, फिर कलिंग राज को दोहराया, लिखा, उसके बाद कलिंग राज के बाद कमल राज में गए, कमल राज को लिखा और दोहराया। अच्छा, जब कमल राज हो गए फिर से आप दोहराइए, फिर से कलिंग राज और कमल राज पढ़िए, फिर आगे चलिए, आगे आए रत्नदेव प्रथम, फिर उसके तथ्य रटिए और लिख के याद कीजिए। फिर ये हो गया, फिर एक काम कीजिए, वापस जाइए रिवीजन में, कलिंग राज, फिर ये कितना टाइम लगेगा। एक बार जब आप याद कर लेते हैं तो इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक शासक बढ़ा, फिर से ऊपर से नीचे तक आइए, इस प्रकार से आपका लिंक जुड़ता जाएगा, अच्छा क्लियर लिंक जुड़ेगा। दूसरी बात, फिर छात्र ने पूछा वार्तालाप के दौरान कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए शॉर्टकट नहीं होता है, आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी है और लंबे समय तक याद रखनी, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। लिख कर आप याद करें, जिन्हें समस्या होती कि उन्हें याद नहीं रहता, और एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर बनाइए। आपके दिमाग में कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक तभी याद रहेगी जब वो किसी प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में व्यवस्थित होगी आपके दिमाग में। तो जिस ऑर्डर में आप पढ़ते हैं उस ऑर्डर को कभी बदलें ना, उसी रूप में चलते जाएं। दूसरी बात, दूसरे प्रश्न का सवाल, वो बोलेगा सर कि मेरे को अगर कलचुरी पढ़ने में मुझे 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए और मैंने कलचुरी शासनकाल, रतनपुर, रायपुर शाखा सब मैंने बाकायदा लिख कर याद किया है, 3 दिन लग गए। जब ये आप ये नहीं समझते हैं, पहली बार याद रखें, आप जो स्टूडेंट होते हैं, आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती, पहली बार की ऊर्जा वो बाद में आपको दोबारा और तिबारा नहीं मिलती। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो मन लगाकर पहली बार में अपनी सारी ऊर्जा झोंक देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है? भले समय लगा आपको, 3 दिन लगा आपको कलचुरी को या 4 दिन लगा, वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। 4 दिन या किसी को 5 दिन भी लग सकता है, ये सोचने वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि कैसे आदमी स्टूडेंट करता है कि नहीं करता है ईमानदारी से। 5 दिन भले लग गए, 5 दिन आपने जो इसे रखा है, ये 5 दिन लगाने के बाद भी ना, मैं आपको बताऊं, यदि 1 महीने बाद आप कलचुरी में जाएंगे या 7 दिन बाद भी, तो आपको बहुत कुछ धुंधला हो जाएगा। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं होती, आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, आप भूलेंगे। लेकिन चूंकि आपने ईमानदारी से कड़ा अभ्यास किया है, 5 दिन लगाकर कलचुरी को पढ़ा है, यकीन मानिए जब आप 1 हफ्ते बाद दोबारा रिवीजन में आएंगे तो आपको ये 5 दिन लगे हैं ना,
ये मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बैठेंगे और 4 घंटे में दोबारा बाकायदा फिर से पूरी इमेज शुरू से लेकर आखिरी तक क्लियर हो जाएगी। ये दूसरी बार लगा समय है। फिर 10 बार की बात कर रहा हूं, तीसरी बार जब आप आएंगे, भले आप 1 महीने बाद आए, फिर आपको लगेगा भूला भूला लग रहा है, लेकिन तीसरी बार जब आप पकड़ेंगे ये 2 घंटे में दोबारा हो जाएगा। चौथी बार जब आप पकड़ेंगे, भले 2 महीने बाद पकड़ें, तो मैं बता रहा हूं आपको फिर भूला भूला लगेगा, लेकिन 1 घंटे में सब कुछ रिकलेक्ट हो जाएगा। ये समय, पहली बार की ऊर्जा जो आप लगाते हैं आप भूलेंगे, लेकिन जब इस प्रकार से बार बार रिवीजन करेंगे तो एक समय ऐसा आता है जब आप 6ठी 7वीं बार पहुंचेंगे ना, तो आपको लगेगा, आप देखेंगे और आपको याद आने लगेगा। वो अच्छा रिवीजन होता है जो एग्जाम से पहले हम करते हैं ना, 3 दिन 4 दिन पहले क्विक रिवीजन सारे विषयों को दोहराते हैं। बिना दोहराए हुआ व्यक्ति जाकर वहाँ बहुत गलतियाँ करेगा। लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और वो जो 3-4 दिन में आप पॉलिटी, हिस्ट्री और सारे छत्तीसगढ़ करंट और सब रिवीजन कर लेंगे, वो कब उस स्थिति में पहुँचते हैं जानते हैं? जब आप उससे पहले उन सारे विषयों को 4-5 बार कम से कम बढ़िया से पढ़ चुके हों, तभी हो पाएगा। अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ, आपकी साइकोलॉजी और इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, 95% स्टूडेंट, सारा सिलेबस आपको पता है, 3 साल बीत जाएं, 4 साल बीत जाएं, आप पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट कर एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठते हो। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो टॉपरों में गिना जाता है, वो सारे सिलेबस कंप्लीट करके और एग्ज़ाम से पहले 2 बार रिवीजन कर चुका होता है। पहले एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आता है तब वो रिवीजन मोड में जाता है, थोड़ा सा सॉलिड रिवीजन करता है। सॉलिड उस समय लगभग याद करने और क्विक रिवीजन के बीच की दशा में होता है, वो करता है। और एग्ज़ाम से पहले जो है कम से कम 1 बार फिर से रिवाइज करके ही बैठता है एग्ज़ाम में, वो भी सारे सिलेबस कंप्लीट करके। तो इस मोड में आप, वो किसी को 1 साल लगेगा तैयारी में पूरे विषयों, किसी को 2 साल लगेगा, लेकिन बड़ी बात यह है, हर छात्र चाहे सामान्य हो, चाहे स्कूल में उसे गधा कहते हो, हर कोई कर सकता है। बस पढ़ने का सही तरीका ईमानदारी से और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आप करें, ये आपको लगेगा, शुरुआत में आपको लगेगा, शुरुआत में बहुत लोगों को आलसपन आएगा, ये वो, तो आलसपन आएगा तो आप भिड़े रहें, धीरे से आप सीरियस हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके हिस्से होते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और आप धीरे धीरे सब कुछ करते चले जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो जाजल्वदेव चल रहे थे। जाजल्वदेव के संबंध में पहला तो हमने देख लिया कि स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला पहला शासक बना। दूसरा, हमने उसका साम्राज्य का विस्तार देख लिया। तीसरा हम देखेंगे, उसने जाज्वल्यपुर नगर बसाया, और ये वर्तमान का क्या है? ये वर्तमान में का जांजगीर है, वर्तमान का जांजगीर है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो हम देखेंगे वो ये है कि इसने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार मतलब रेनोवेट किया, जीर्णोद्धार कराया। इसने बनाया नहीं, ये ध्यान रखिएगा, कराया। ये किसने बनाया था? बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमऊ ने, ठीक है? ये पाली का शिव मंदिर जो है वो बाणवंशी शासक, यहीं पर देखिए एक और चीज़, कंफ्यूज कैसे होते, यहीं पर आपने पढ़ लिया पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आप पहले पढ़ चुके हैं कि बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, यहीं पर कंपैरिजन में आपके होना चाहिए। पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जयमऊ ने करवाया, इस प्रकार से क्या होगा, कंपैरिजन में आपके दिमाग में ये छपेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए छात्र आएंगे, पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गए और पूछा कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो उसने उत्तर लिख दिया जाज्वल्यदेव। ये कंफ्यूजन, ये गलती नहीं होगी। इसी समय आपने फिर से दोबारा लिख लिया तो कंपैरिजन में आपको याद रहेगा, ठीक है? तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और इंपॉर्टेंट ये है कि जांजगीर चांपा जिले में नकटा मंदिर का निर्माण कराया,
नक्टा मंदिर का निर्माण। ये जो नक्टा मंदिर है ये विष्णु मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक आपने क्या क्या देखा? जाज्वल्य देव का शासन, जाज्वल्य देव का शासनकाल एक लिखा था कि नहीं लिखा था? 1020, रुकिए देखने दीजिए, 1090 से 1120, 1090 से 1120, ये आपको याद रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबका शासनकाल हमें याद रहे, लेकिन इसका याद रहे। ठीक है, तो जाज्वल्य देव के विषय में आप देखिए, अपने दिमाग में इमेजिन कर कर उसे बैठाने की कोशिश कीजिए कि जाज्वल्य देव, इसके बारे में पहली खासियत ये है कि इसने त्रिपुरी के कल्चुरियों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ द कल्चुरी ऑफ त्रिपुरी। तो छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला शासक जाज्वल्य देव। दूसरा फैक्ट, उसका साम्राज्य के विस्तार के बारे में देखा। हमने देखा कि उसने ये छत्तीसगढ़ इधर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लाजिका क्षेत्र को जीता जो कि वर्तमान में लांजी और ये बालाघाट क्षेत्र में पड़ता है। इधर महाराष्ट्र के 2 क्षेत्र देखे, इधर महाराष्ट्र पड़ता है छत्तीसगढ़ के नक्शे में। महाराष्ट्र में 2 क्षेत्र, एक बैरागढ़ और एक दूसरा भाड़र जो कि भंडारा है वर्तमान का। फिर नीचे चलते हैं तो नीचे छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर का दक्षिण और रायपुर का उत्तर, ये तिल्हारी मंडल इसने जीता। उसके बाद और नीचे चले जाइए, नीचे दक्षिण छत्तीसगढ़ के एकदम दक्षिण में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गंजम जिले में जो वर्तमान में पड़ता है वो क्षेत्र जीता, खिमड़ी जीता। अच्छा, पूर्व में छत्तीसगढ़ ये है, इधर पूर्व में इधर बंगाल पड़ेगा, बंगाल की ओर चले जाइए, दंडकपुर जीता इसने जो वर्तमान में मिदनापुर जिले में पड़ता है जो कि बंगाल में है। तो ये आपको दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट जो है, आप यहाँ आए कि जाज्वल्य नगर बसाया। जाज्वल्य देव प्रथम ने जाज्वल्य नगर बसाया जो कि वर्तमान में जांजगीर है। उसके बाद हमने क्या देखा? पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, वही शिव मंदिर जिसका निर्माण बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमौन ने करवाया था। उसके बाद और ऑर्डर में चलिए, जाज्वल्य देव प्रथम ने ही जो है जांजगीर चांपा में स्थित नक्टा मंदिर का निर्माण कराया जो कि एक विष्णु मंदिर है। कहाँ गया? जो कि एक विष्णु मंदिर है। जो कि एक विष्णु मंदिर है। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पिक्चर में आते हैं। सोमेश्वर देव जब जाज्वल्य देव शासन कर रहे थे उसी समय चक्रकोट इधर नीचे की साइड ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ जाज्वल्य देव हैं शासन कर रहे हैं। इन्हीं के समय यहाँ पर छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव, कौन है? सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव का शासन है। सोमेश्वर देव ये भी बहुत जो है महत्वाकांक्षी राजा थे और इन्होंने ऊपर की तरफ इधर जाकर बहुत सारे क्षेत्रों पे आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया। अब सोमेश्वर देव इन्होंने कब्जा किया, जाज्वल्य देव को आया गुस्सा, इन्होंने इधर चलकर यहाँ सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया, चक्रकोट पर आक्रमण किया और सोमेश्वर देव तथा उसकी रानियों सहित उसे कैद कर लिया, कैद कर लिया। अच्छा, अब ये कैद कर लिया, जाज्वल्य देव ने सोमेश्वर देव तथा उसकी रानियों सहित उसे कैद कर लिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सोमेश्वर देव छिंदक नागवंशी शासक ये ऊपर की ओर आक्रमण कर क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर रहा था। जाज्वल्य देव ने रिटर्न में गुस्से में आक्रमण किया, इसे कैद कर लिया। इन सब सोमेश्वर देव तथा उसकी रानियों को कैद कर लिया। लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी ने जाज्वल्य देव से जो है निवेदन किया कि आप छोड़ दीजिए और ये हवाला दिया कि जाज्वल्य देव और सोमेश्वर देव वास्तव में ये दोनों साढ़ू भाई हैं। और गुंड महादेवी, सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के निवेदन पर, आग्रह पर जाज्वल्य देव ने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया और सोमेश्वर देव छिंदक नागवंशी शासक इस क्षेत्र में अपना शासन करता रहा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और एक और महत्वपूर्ण कि जाज्वल्य देव अपने
शासन के अंतिम दिनों में मकरध्वज जोगी जाज्वल्य देव अपने शासन काल के अंतिम समय में मकरध्वज जोगी के साथ तीर्थ पर निकलते हैं और उसके बाद उनका कोई पता मालूम नहीं, वो कहाँ खो गए, किधर गए, वो वापस लौटकर नहीं आते। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, जैसा आजकल नेचर देखा जा रहा है, फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है कंटेंट, तो हमें ये सब भी कवर करना चाहिए। मकरध्वज जोगी के साथ ये तीर्थ पर गए और वापस लौटकर नहीं आए। तो जाज्वल्य देव से आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिवाइंड कर लें। जाज्वल्य देव कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम और पृथ्वीदेव प्रथम के बाद रतनपुर शाखा में अगला शासक हुआ जाज्वल्य देव। इसका शासनकाल 1090 से 1120। जाज्वल्य देव का शासनकाल 1090 से 1120। जाज्वल्य देव, सबसे पहला जो तथ्य यह है कि जाज्वल्य देव ने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता, उन्हें उनकी सुप्रीमेसी को रिजेक्ट कर दिया, अधीनता को अस्वीकार कर दिया, और इसके चलते जो है जाज्वल्य कहा जाता है, ये मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला पहला शासक जाज्वल्य देव प्रथम। फिर जाज्वल्य देव प्रथम के विषय में आगे बढ़ते हैं तो उसका साम्राज्य देखा हमने। तो जाज्वल्य देव चूंकि अत्यंत प्रतापी राजा था और कलचुरी काल में जो है वो सभी शासकों में जो है बहुत योग्य शासक माना जाता है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इधर पश्चिम की ओर जाकर इसने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लाजिका क्षेत्र को जीता, जो वर्तमान में लांजी है, बालाघाट क्षेत्र में पड़ता है। इधर नीचे घूमते हैं तो नीचे महाराष्ट्र पड़ता है छत्तीसगढ़ की सीमा से। इधर की ओर जाकर इसने 2 क्षेत्र जीते, एक बैरागढ़ जीता और दूसरा भाड़र जीता। उस समय भाड़र कहलाता था, जो वर्तमान का भंडारा है। फिर उसके बाद घूमते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही जो वर्तमान में पड़ता तलहारी मंडल जीता। तलहारी मंडल जो है बिलासपुर, दक्षिण बिलासपुर और उत्तर बिलासपुर। उसके बाद और नीचे चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आंध्र प्रदेश में पड़ता है खिमड़ी, इसने जीता। फिर ऐसे क्लॉकवाइज घूम के आइए, इधर घूम के आए तो पूरब में चलते हैं, छत्तीसगढ़ के पूरब में उड़ीसा और उसके बाद बंगाल पड़ता है। बंगाल क्षेत्र में डंडकपुर जाकर इसने डंडकपुर क्षेत्र जीता, जो वर्तमान में मिदनापुर जिले में पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए ऑर्डर मेरे दिमाग में आएगा, ऑर्डर में रखते जाइए, ऑर्डर में रखेंगे याद रहेगा। तीसरा ये कि इसने जाज्वल्यपुर नगर बसाया, जो कि वर्तमान का जांजगीर है। अब मंदिर निर्माण में आ जाते हैं। तो जाज्वल्य देव ने जांजगीर में ही नट्टा मंदिर का निर्माण कराया, जो कि एक विष्णु मंदिर है। और नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जाज्वल्य देव ने पाली के प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, रेनोवेटेड इट। अच्छा, और ये वही शिव मंदिर है, वही पाली का शिव मंदिर है, सुविख्यात शिव मंदिर, जिसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जयमऊ ने करवाया था। फिर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव हालांकि ऊपर की ओर अपने साम्राज्यवादी नीति के चलते, अपने ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने की वजह से उत्तर की ओर ये जो है विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और वो कब्जा करता है, और इसी के फलस्वरूप जो है जाज्वल्य देव सोमेश्वर देव पर आक्रमण करते हैं, उसे रानियों सहित कैद कर लेते हैं। लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के आग्रह करने पर जाज्वल्य देव उसे छोड़ देते हैं और सोमेश्वर देव यहाँ शासक बना रहता है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण था वो है मकरध्वज जोगी। जाज्वल्य देव प्रथम मकरध्वज जोगी के साथ तीर्थ पर निकलते हैं और वापस कभी लौटकर नहीं आते। ठीक है, अब अन्य तथ्य के रूप में, आप अन्य तथ्य मतलब मेरे नोट्स में ऐसा ही रहेगा, अन्य तथ्य में ऐसा रहेगा, लाछल्ला देवी ये कौन है? इनकी पत्नी है। ठीक है, लाछल्ला देवी गुरु रुद्रार्शन ये इनके जाज्वल्य देव के गुरु। ठीक है, और विग्रहराज ये क्या? संधि विग्रहक, और ये राजस्व अधिकारी हुआ करता था, राजस्व अधिकारी। आप भी ऐसा किया कीजिए। लेस इंपॉर्टेंट क्रक्स को अलग पेन से लिखें, और इस बी फैक्ट यानी अन्य तथ्य को, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको आप तैयारी के दौरान इस पर मर के अपना समय मत दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि
उस 20% की श्रेणी में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इन क्षेत्रों से आ जाता तो आपसे बन जाए तो बुरा तो नहीं होगा। इन क्षेत्रों में लिखिए बी फैक्ट। जब रिवीजन के समय जो है आपका सारा बी फैक्ट को बाद में, मतलब पहला टारगेट होना चाहिए कि सारे सेक्शन के ए जो अति महत्वपूर्ण है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से अरेंज हो, बार बार अरेंज हो, और ये आप जब भी गुजरें तो यहाँ सर ध्यान से पढ़कर गुजर जाएं, ताकि क्लिक कर जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी क्लिक करते हैं। फोकस एरिया और लेस फोकस एरिया, इन दोनों को विभक्त करना सीखें आप लोग, ठीक है। तो लाछल्ला देवी, जाज्वल्य देव की पत्नी कौन? लाछल्ला देवी। जाज्वल्य देव के गुरु कौन? रुद्रासन। और जाज्वल्य देव के काल में अभिलेखों से विग्रह राज का उल्लेख मिलता है, जो कि संधि विग्रह यानी कि राजस्व अधिकारी हुआ करता था। अब जाज्वल्य देव से हम आगे बढ़ते हैं और फिर आएगा रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय पहले आ चुके हैं, प्रथम, अब ये रत्नदेव द्वितीय हैं। 1120 से 65 होना चाहिए, 35, 1135, 1120 से 1135 इनका शासनकाल रहा है। अब रत्नदेव द्वितीय के बारे में इसको आप ऐसे याद रखिए, अकलतरा अभिलेख, अकलतरा जांजगीर चांपा में है, अकलतरा अभिलेख, अकलतरा अभिलेख। यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि देखिए, ये मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है। आप जानते हैं कि कलिंग जो है उड़ीसा, कलिंग क्षेत्र उड़ीसा में ही कहा जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की, यहाँ उड़ीसा के क्षेत्र में इधर इस साइड ये कलिंग क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गंग वंश शासन करता था, गंग वंश, ठीक है। कलिंग क्षेत्र में गंग वंश शासन करता था। यहाँ का एक शासक जो है वो अनंत वर्मन चोड़गंग, अनंत वर्मा व या वर्मन बोले, वर्मा व या वर्मन बोले एक ही बात है, चोड़गंग, चोड़गंग, ठीक है। तो अनंत वर्मन चोड़गंग ने आक्रमण किया। रत्नदेव द्वितीय, यहाँ इस समय कौन है? यहाँ पर रत्नदेव द्वितीय यहाँ आक्रमण किया, लेकिन रत्नदेव द्वितीय ने गंग नरेश अनंत वर्मा चोड़गंग की जो आक्रमण है उसे विफल कर दिया, ठीक है, विफल कर दिया। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। रत्नदेव द्वितीय का पहला अकलतरा अभिलेख इनसे संबंधित है। और अकलतरा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि गंग नरेश, गंग वंश, कलिंग देश और गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण किया, जो कि रत्नदेव द्वितीय ने आसानी से विफल कर दिया। अच्छा, ये पहला। दूसरा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की इन्होंने, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, त्रिकलिंग क्षेत्र। अच्छा, कभी आपके बार बार ये त्रिकलिंग क्षेत्र आएगा तो मैं इसको भी आपको बता दूं। मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है और आप जानते हैं यहाँ सियावा पर्वत से महानदी निकलकर ऐसे होते हुए उड़ीसा में जाती है। त्रिकलिंग क्षेत्र जो है वो महानदी के दक्षिण का भाग और छत्तीसगढ़ के पूर्व, नीचे दक्षिण तक पूर्व का भाग, ये यहाँ से लेकर ये क्षेत्र और उड़ीसा का बहुत बड़ा क्षेत्र, ये कहलाता था त्रिकलिंग क्षेत्र। तो त्रिकलिंग अधिपति का मतलब राजा और त्रिकलिंग ये क्षेत्र हुआ था। तो इन्होंने, रत्नदेव द्वितीय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न बनता है। तो रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल 1120 से 1135। और रत्नदेव द्वितीय के बारे में दो फैक्ट आपने महत्वपूर्ण देख लिए कि इधर कलिंग प्रदेश से गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने आक्रमण किया, जिसे रत्नदेव द्वितीय ने विफल किया। तो आपसे पूछ सकता है कि गंग नरेश अनंत वर्मन चोड़गंग ने किस कलचुरी शासक के काल में आक्रमण किया था? वो है रत्नदेव द्वितीय। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्ट कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण की थी? तो वो है रत्नदेव द्वितीय। उसके बाद देखेंगे कि गयाकर्ण, अब आएंगे पिक्चर में गयाकर्ण। गयाकर्ण कौन है? तो गयाकर्ण ये जो है ये त्रिपुरी जो कलचुरी शाखा थी, क्योंकि आपने देखा कि जाज्वल्य देव ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अच्छा, रत्नदेव द्वितीय ने भी जाज्वल्य देव प्रथम की तरह
गया कर्ण ने उन्हें कहा कि आप हमारी अधीनता, हमारे अधीन शासन करें छत्तीसगढ़ में। इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब गया कर्ण ये कौन है? त्रिपुरी के कलचुरी शासक। त्रिपुरी के कलचुरी शासक गया कर्ण ने की अधीनता स्वीकार करने से रत्नदेव द्वितीय ने भी जाज्वल्य देव प्रथम की तरह मना कर दिया, और इसके कारणवश गया कर्ण ने यहाँ से, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर, यहाँ समझ जाइए ये त्रिपुरी है, यहाँ से त्रिपुरी से गया कर्ण ने आक्रमण किया किस पर? रत्नदेव द्वितीय पर, और रत्नदेव द्वितीय ने इनका आक्रमण विफल कर दिया। ठीक है, और यहाँ तक आपको ध्यान रहेगा कि रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में ही त्रिपुरी के शासक गया कर्ण ने आक्रमण किया, जिसे रत्नदेव द्वितीय ने विफल कर दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 3 फैक्ट आपके ध्यान में रहेगा। एक, रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल क्या रहा? 1120 से 1135। पहला फैक्ट कि रत्नदेव द्वितीय के काल में कलिंग प्रदेश के गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने आक्रमण किया, जो कि रत्नदेव द्वितीय ने विफल कर दिया। दूसरा, इसके बाद रत्नदेव द्वितीय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तीसरा फैक्ट, जाज्वल्य देव प्रथम की तरह अगले शासक रत्नदेव द्वितीय ने भी त्रिपुरी के कलचुरियों का अधीनता अस्वीकार कर दी, जिसके फलस्वरूप गया कर्ण ने रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, जिसे रत्नदेव द्वितीय ने विफल कर दिया। अब उसके बाद अच्छा वो अकलतरा अभिलेख से मिलता है गया उसका, देखिए बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे इस शासक से संबंधित। यहाँ से अभिलेख मिला, यहाँ से अभिलेख मिला, यहाँ से अभिलेख मिला। प्रश्न मुझे नहीं लगता कि वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कितने अभिलेख याद रख लेंगे आप। उन अभिलेखों को सिर्फ आप याद रखने की कोशिश कीजिए जहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती, क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब एक और अभिलेख देखेंगे हम, कोनी अभिलेख। कोनी अभिलेख कोनी कहां? बिलासपुर में है। कोनी अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए आप, कोनी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि रत्नदेव द्वितीय अपने राज्य में विद्वानों तथा कलाकारों को आश्रय देता था। आश्रय दिया इसने दिया। आश्रय का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपने घर में पाल लिया। आश्रय का मतलब ये है यहाँ पर कि रत्नदेव द्वितीय जो है, जो स्वयं कला प्रेमी था, और जो कला प्रेमी होता है वही कलाकारों और विद्वानों की संगति की महत्ता को पहचान सकता है। तो ये चूंकि स्वयं कलाकार व्यक्ति था, विद्वान था, तो इसने अपने राज्य में बहुत स्वागत किया। जो भी विद्वान आते थे, कलाकार आते थे, तो इसको इतनी सुविधाएं मिलती थी उन्हें, इतना स्नेह मिलता था रत्नदेव द्वितीय से कि वो वहीं बस जाते थे। और उसके इसीलिए कहा जा सकता है कि रत्नदेव द्वितीय के काल में जो कला एवं संस्कृति का अच्छा विकास हुआ। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखिएगा, कोनी अभिलेख बिलासपुर से जो प्राप्त हुआ, वहां से भी ये पता चलता है कि रत्नदेव द्वितीय विद्वानों और कलाकारों को आश्रय देते थे। यहीं से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये कि ये कहा जाता है कि रत्नदेव द्वितीय 36 विधाओं के में पारंगत थे। ये भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कलचुरी शासक जो है कहा जाता है कि 36 विधाओं में पारंगत था? तो वो ये थे, मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, सो रत्नदेव विच कल्चुरी रूलर हैज दैट एक्सपर्टाइज ओवर ऑलमोस्ट 36 जेनर्स, दैट इज रत्नदेव द्वितीय। कौन सा कल्चुरी शासक है जो कहा जाता है जिसके बारे में कि वो 36 विधाओं में पारंगत था? तो वो है रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, यहाँ रत्नदेव द्वितीय जो है एक अन्य तथ्य के रूप में याद रख सकते हैं आप। इसके लिए भी बी फैक्ट, इन्होंने गौड़ प्रदेश के शासक को पराजित किया था। नाम नहीं मिला मुझे, और कहीं इधर उधर कोचिंग की किताबों में है, तो वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा जब तक पुष्टि ना हो।
क्योंकि छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की मैंने 2-3 किताबें देखी हैं, उपकार की किताबें, नाम नहीं मिला तो आप इतना याद रहे, गौड़ प्रदेश। यहाँ एक जानकारी की कई लोगों के छात्रों के मन में उठेगा कि ये गौड़ प्रदेश ये कहाँ है। तो देखिए बंगाल लगभग, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 600-700 है ना, एडी के आसपास की बात है, जिस समय यहाँ पर एक शशांक, ये तो बहुत आगे का काल है, इस समय शशांक वही शशांक है जो है बुद्ध से बहुत चिढ़ता था और बुद्ध बोधि वृक्ष कटवा दिया था, ये वही शशांक है। तो लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास ये यहाँ पर इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, जो गौड़ वंश कहलाता है बंगाल में। ये कहाँ? बंगाल में। तो इसका, और रत्नदेव द्वितीय ने भी गौड़ वंश का कोई शासक होगा उसे भी पराजित किया था। मतलब हम देखते हैं कि जाज्वल्य देव की तरह रत्नदेव द्वितीय भी जो है पराक्रमी था, इसने भी जो है वहाँ बंगाल तक जाकर गौड़ वंश के शासक को पराजित किया। चलिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं याद है, वैसे ही आपको पढ़ने की कला अपनानी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ फैक्चुअल चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मुझे जो है एकदम कंठस्थ याद रहती हैं। मैं पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ता हूँ, आपको याद रखने के उद्देश्य से पढ़ना है, लेकिन जो कला मैं अपनाता हूँ उससे जो है लगभग 80% मुझे भी याद रहता है, आपको पढ़ाते पढ़ाते ही। देखिए कैसे हमने शुरू किया आज जाज्वल्य देव से। जाज्वल्य देव का काल तो वो है 1090 से 1120। जाज्वल्य देव, एक ऑर्डर में चलिए। जाज्वल्य देव के बारे में प्रथम तथ्य क्या था कि छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी के कलचुरियों से अधीनता स्वीकार करते हुए स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला पहला कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम। दूसरा आ जाइए, उसके साम्राज्य देखा था हमने, जाज्वल्य देव का साम्राज्य प्रथम। इधर देखा था हमने लांजी, उसने जीता, जो कि लांजी है बालाघाट क्षेत्र में। इधर महाराष्ट्र में 2 क्षेत्र जीता, बैलागढ़ और भाड़र, जो कि वर्तमान का भंडारा है। फिर इधर हमने देखा था जो छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में ही है, बिलासपुर का दक्षिणी, रायपुर का उत्तरी भाग, तलहारी मंडल। उसके बाद और दक्षिण, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में चले जाते हैं तो आंध्र प्रदेश के गंजम जिले का वो क्षेत्र है जो उस समय कहलाता था खिमड़ी जीता। उसके बाद पूरब में हमने देखा था बंगाल तक पहुंचे और बंगाल में इन्होंने डंडकपुर क्षेत्र को जीता, जो कि वर्तमान में मिदनापुर जिले में पड़ता है। इसके बाद हमने कौन सा तथ्य देखा था? जाज्वल्य देव ने जाज्वल्यपुर नगर बसाया, जो कि वर्तमान का जांजगीर है। उसके बाद हम और नीचे आए थे तो हमने मंदिर देखा था। जाज्वल्य देव ने जांजगीर में ही नक्टा मंदिर का निर्माण कराया, जो कि एक विष्णु मंदिर है। और नीचे आते हैं, जाज्वल्य देव ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ध्यान रहे, निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार कराया। ये वही पाली का शिव मंदिर है जिसका निर्माण जो है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जयवो ने करवाया था। फिर उसके नीचे चले तो हमने देखा कि जाज्वल्य देव, सोमेश्वर देव देखा। सोमेश्वर देव जो छिंदक नागवंशी शासक था, उस पर जाज्वल्य देव ने उस पर आक्रमण किया और सोमेश्वर देव को उसकी रानियों सहित कैद कर लिया, लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के आग्रह पर उसने छोड़ दिया। एक रीज़न दिया जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साड़ू भाई थे, उसका हवाला दिया। उसके बाद हमने क्या देखा? मकरध्वज जोगी को जाज्वल्य देव से कैसे जोड़ेंगे कि ये वही जोगी हैं जिनके साथ जाज्वल्य देव अपने शासन के अंतिम समय में तीर्थ पर गए लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। उसके बाद अन्य तथ्य भी देखे थे। अन्य तथ्य में देखा उनकी पत्नी लाछल्ला देवी, गुरु रुद्रासन और एक और फैक्ट दे विग्रहराज, जो कि संधि विग्रह के पद पर था, जो राजस्व अधिकारी कहलाता था। अब उसके बाद हम पहुंचे रत्नदेव द्वितीय, क्योंकि रत्नदेव पहले गुजर चुके हैं। रत्नदेव द्वितीय के काल में इनका काल 1120 से 1135। फिर रत्नदेव द्वितीय के विषय में हमने क्या देखा था कि रत्नदेव द्वितीय जो है, इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति अकलतराभिलेख, पहले एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप याद करते हैं उसी ऑर्डर में बार बार पढ़िएगा। अकलतराभिलेख से हमने क्या देखा कि कलिंग प्रदेश में जो गंगवंशी शासक थे अनंत वर्मन चोड़गंग ने उनके रत्नदेव आक्रमण किया और जिसे रत्नदेव द्वितीय ने विफल किया। ये जानकारी हमें अकलतराभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा कि रत्नदेव द्वितीय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके बाद नीचे आए तो हमने देखा कोनी अभिलेख के अनुसार क्या देखा कि रत्नदेव द्वितीय जो है वो
विद्वानों और कलाकारों को आश्रय देते थे। और ये भी कहा जाता है, किस कलचुरी शासक के बारे में कहा जाता है कि वो 36 विधाओं में पारंगत था, तो वो रत्नदेव द्वितीय हैं। ठीक है। और एक अन्य तथ्य में देखा था, उन्होंने गौड़ प्रदेश के शासक को पराजित किया। इसके बाद हम आते हैं तो पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय, और पृथ्वीदेव द्वितीय का काल होगा 1135 से 1165। ठीक है, 1135 से 1165। इनके बारे में शुरू करते हैं। अब पृथ्वीदेव द्वितीय कंफर्म तो नहीं कहा जाता, लेकिन यह जानकारी जरूर मिलती है कि पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में कलचुरी वंश का साम्राज्य जो है उसका बहुत विस्तार हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा, हालांकि स्पष्ट नहीं मिलता कि सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो है किस शासक के काल में था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय, लेकिन ये स्पष्ट नहीं मिलता है। लेकिन कभी आ जाए तो आप अंदाजा लगा सके। ठीक है। अच्छा, अब ये सर्वाधिक बहुत विस्तृत, अत्यंत विस्तृत साम्राज्य था, अत्यंत विस्तृत साम्राज्य था। क्या कहा जाता है, तो भैया देखिए इधर उत्तर पश्चिम में अमरकंटक से लेकर इधर दक्षिण में गोदावरी तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया था। दक्षिण में गोदावरी तक। ठीक है। फिर आप बोलेंगे दक्षिण में गोदावरी तक तो छिंदक नागवंशी क्या कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि नागवंशी चाहे ये हो चाहे वो हो, इन सब लोगों ने एक समय ऐसा आया कि कलचुरियों के अधीन ही रहे। तो वास्तव में साम्राज्य तो कलचुरी पृथ्वीदेव द्वितीय का ही कहलाएगा। तो अमरकंटक से दक्षिण में गोदावरी तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया था। फिर ये देखेंगे ये जो इतना विस्तृत इन्होंने ये अपना साम्राज्य बढ़ाया, तो इसका योगदान जगपाल देव याद रखिएगा, ये नाम जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। जगपाल देव ये पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति तथा सामंत थे। सामंत, बहुत जगह सामंत आता है, तो आप ऐसे मानिए कि एक राजा हुआ, एक शासक हुआ, फिर शासक के अंतर्गत ऐसे छोटे छोटे, जैसे राजा का मन हुआ दे दिया किसी को, वहाँ का इंडिपेंडेंट रूलर बता दिया कि हाँ भैया वहाँ का शासन तुम अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन अधीन वो उस शासक के अंतर्गत ही होगा। जगपाल देव जो है वो सामंत थी। इसका मतलब यह है कि पृथ्वीदेव 2 शासक हैं, और इन्होंने कहीं का एक छोटा राजा बना दिया है जो अधीन किसके हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय के। ठीक है, ऐसे समझिए, एक छोटा राजा सामान्य भाषा में समझिए। तो जगपाल देव के विषय में यह है कि जगपाल देव सेनापति थे, और इन्हीं की सहायता से जगपाल देव ने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया पृथ्वीदेव द्वितीय के साम्राज्य विस्तार में, इसीलिए जो है बहुत बड़ा रहा। और जगपाल देव के विषय में एक और कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, निर्माण नहीं कराया, जीर्णोद्धार कराया, रेनोवेट कराया, जीर्णोद्धार कराया। ये वही मंदिर है जो नल शासक विलासुंग ने बनवाया था। फिर यहीं पर कंपैरिजन में आप लिखेंगे, भले ही आपको याद हो, आपको लगे कि मैंने नल वंश पढ़ा है, तो वहाँ मैंने पढ़ा है कि जो नल वंशी शासक जो है विलासुंग ने इसे बनवाया है, लेकिन आप फिर यहाँ लिखिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 2 फैक्ट देख लिया हम लोगों ने। पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित क्या देखा, पहला कि माना जाता है कि कलचुरी वंश में सबसे विस्तृत साम्राज्य किस शासक का था, तो वो पृथ्वीदेव द्वितीय का। उत्तर पश्चिम में अमरकंटक से लेकर दक्षिण में गोदावरी की सीमा तक, गोदावरी नदी की सीमा तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। दूसरा फैक्ट, जगपाल देव क्यों है? दूसरा फैक्ट, जगपाल देव पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत तथा सेनापति हैं, जिन्होंने उनके साम्राज्य विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन जगपाल देव के विषय में एक तथ्य जो है वो क्या है कि इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।
ठीक है, ये वही मंदिर है जो नल शासक विलासतुंग ने, जिसका निर्माण नल शासक विलासतुंग ने करवाया था। ठीक है, अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, ऑर्डर में रखते जाइए। अकाल देव, अकाल देव, अकाल देव, ये कौन? ये पृथ्वी देव के भाई थे। ये भाई पृथ्वी देव के भाई, इन्होंने अकलतरा नगर बसाया। जानते हैं आप ये किस जिले में है? जांजगीर चांपा में है, अकलतरा नगर बसाया। तो अकाल देव, अकलतरा नगर किसने बसाया? अकाल देव, जो कि पृथ्वी देव द्वितीय के भाई थे। अकलतरा नगर किसने बसाया? अकाल देव ने बसाया। उसके बाद हम एक और नाम पर आते हैं, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ये भी पृथ्वी देव के एक सामंत के रूप में थे, कलचुरियों के अधीन एक सामंत थे। ब्रह्मदेव को कैसे आप जानेंगे? कि धुर जटी मंदिर, फैक्ट देखिए इनसे संबंधित, धुर जटी मंदिर का निर्माण कराया। धुर जटी मंदिर का निर्माण इन्होंने कहाँ कराया? नारायणपुर में कराया। नीचे दक्षिण की ओर ये इनके सामंत थे ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव से संबंधित एक और है कि खरौद अभिलेख कलिंग में शासक जटेश्वर। अब एक और खरौद अभिलेख, इनसे संबंधित देखिए एक और खरौद। खरौद जानते हैं आपका? जांजगीर चांपा में खरौद अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? कि पृथ्वी देव द्वितीय ने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर वो अनंत वर्मन चोड़गंग था ना, उसका पुत्र कौन? जटेश्वर। जटेश्वर को पराजित किया तथा इसे भी कैद कर लिया, पराजित किया। ये ध्यान रखिए। तो अब तक हमने क्या देखा? देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में इनका काल 1135 से 1165, जाजल देव का 1090 से 1120। उसके बाद कौन आए? उसके बाद रत्नदेव आए। रत्नदेव द्वितीय का काल क्या था? 1120 से 1135। पृथ्वीदेव द्वितीय का 1135 से 1165। इनके बारे में हमने क्या देखा? कि इनके शासनकाल कहा जाता है कि कलचुरी वंश में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो है इन्हीं के काल में था। क्या कहा जाता है? कि अमरकंटक, दक्षिण पश्चिम में अमरकंटक से इधर दक्षिण में गोदावरी नदी तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। फिर दूसरा फैक्ट हमने क्या देखा था? कि जगपाल देव। तो जगपाल देव कौन है? वो जाजोल देव के सेनापति तथा सामंत थे, जिनका योगदान रहा इनके साम्राज्य विस्तार में। जगपाल देव के विषय में हमने वहाँ देखा, खास क्या देखा? कि इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। वही राजीव लोचन मंदिर जिसका निर्माण नल वंशी शासक विलासु ने करवाया था। उसके बाद अगला फैक्ट हमने क्या देखा? अकाल देव। अकाल देव कौन है? पृथ्वी देव द्वितीय के भाई हैं, जिन्होंने अकलतरा नगर बसाया। आप यूँ कह सकते हैं कि इन्हीं के नाम पर अकलतरा पड़ा है, अकाल देव। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो है वो पृथ्वी देव के सामंत थे। ब्रह्मदेव के विषय में कि इन्होंने धुर जटी मंदिर का निर्माण कराया नारायणपुर में। और दूसरा फैक्ट ये है खरौद, जिसकी जानकारी हमें खरौद अभिलेख से प्राप्त होती है, कि पृथ्वी देव द्वितीय ने ब्रह्मदेव, अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर गंग प्रदेश का ही राजा होगा ये जटेश्वर, अनंत वर्मन का बेटा, इसके बेटे गंग प्रदेश के शासक जटेश्वर को पराजित किया तथा बंदी बनाया। बड़ा ब्लैक बोर्ड होता है तो आपको दिखता रहेगा, एक क्रम में चलते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। लेकिन आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करके भी रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, कलचुरी शासकों में सर्वाधिक अभिलेख अब तक पृथ्वीदेव द्वितीय के ही प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीदेव अभिलेख। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कहीं फंस रहे होंगे तो, हालांकि फॉर आवर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई विल टेक दिस
Chhattisgarh separately in their class, but right now during this period of lock time you can pick out the advantage from this period and you can study. And I will tell you the technical terms which it would be difficult for you to understand. जैसे अभिलेख हो गया तो इसे क्या कहते हैं हम? इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन, ठीक है. इंस्क्रिप्शन इज व्हाट? समथिंग इंस्क्राइब्ड upon the stone or something or some other matter that is with the help of छेनी. जानते हैं छेनी? हथौड़ा ऐसे ही लिखा जाता था पत्थरों पर, पेन से तो लिखेंगे तो वो तो मिट जाएगा. तो ये दिस इज इंस्क्रिप्शन, ठीक है. सर्वाधिक अभिलेख अब तक किस कलचुरी शासक के प्राप्त हुए हैं? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त हुए हैं, ठीक है. और एक और वल्लभ राज, ठीक है, एक और सामंत है इनके, वल्लभ राज. वल्लभ राज कौन है? ये भी देखिए, ये भी पृथ्वीदेव के एक सामंत हैं. तो इनके विषय में एक ये है कि इन्होंने रतनपुर में खारूंग नामक झील, कहाँ? रतनपुर. रतनपुर में खारूंग नामक झील, लेक का निर्माण किया, ठीक है. और दूसरा तथ्य ये है कि इतना ही देखिए कि और जो है बहुत रिसर्च कर करके लोग जो है तथ्य डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उतना फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे तो आप छत्तीसगढ़ ही पढ़ते रह जाएंगे. और इसके बावजूद पता चला कि छत्तीसगढ़ के लिए आपने इतनी मेहनत की और क्वेश्चन बन रहा है अल्टीमेटली मैक्सिमम 30. तो ये अच्छी बात नहीं होती है. आपको सारे विषयों को, पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, इक्वल वेटेज देना सीखना. हाँ, ये बात जरूर है कि 50 नंबर का छत्तीसगढ़ आता है जिसमें 10 नंबर करंट अफेयर होता है, तो आपको अच्छा खासा रिवीजन ये मांगता है. थोड़ा ज़्यादा रिवीजन इसको करना पड़ेगा क्योंकि हाफ ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड बाय छत्तीसगढ़ इटसेल्फ, ठीक है. ये जरूर है, लेकिन आप किसी अन्य छत्तीसगढ़ी पढ़ते रहें, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे तो इतने तथ्य हैं कि उसके बाद भी जो है आपका उतना नंबर नहीं आता, तो क्या फ़ायदा. स्मार्ट स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपका जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सारे विषयों में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. चलिए, ये हो गया. तो यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय जो है खत्म होते हैं. अब देखते हैं इनके बारे में. पृथ्वीदेव द्वितीय को पहले देख लें. पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल 1135 से 1165. फिर पृथ्वीदेव द्वितीय का पहला तथ्य हमने क्या देखा था? ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य है ना, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, वो किसके काल में था? पृथ्वीदेव द्वितीय के. फिर ये भी ऐसे ही जानकारी, आपसे प्रश्न बनेगा तो नहीं कि भाई कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य था. उत्तर पश्चिम में अमरकंटक, जानते हैं आप, मध्य प्रदेश में है, इधर उत्तर पश्चिम में अमरकंटक से लेकर गोदावरी नदी तक था. इस साम्राज्य विस्तार में आपसे अगर यदि पूछ दे कि किसका सहयोग रहा, तो उनके सेनापति तथा सामंत जगपाल देव का सहयोग रहा. फिर जगपाल देव के संबंध में आपको क्या ध्यान रखना है? आपसे पूछ सकता है कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया. ये वही राजीव लोचन मंदिर है जिसका निर्माण नलवंशीय शासक विलासु ने करवाया था. फिर उसके बाद हमने तीसरा तथ्य क्या देखा था? अकाल देव पृथ्वीदेव द्वितीय के छोटे भाई हैं जिन्होंने अकलतरा नगर बसाया. फिर उसके बाद नीचे आते हैं, फिर हम पहुंचे थे ब्रह्मदेव में. तो ब्रह्मदेव कौन है? ब्रह्मदेव भी एक सामंत हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के. और ब्रह्मदेव के विषय में नारायणपुर में इन्होंने दुर्जटी मंदिर का निर्माण कराया. दूसरा तथ्य क्या है कि ये ब्रह्मदेव जो है खरौंद अभिलेख से, ये ब्रह्मदेव के खरौंद अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित खरौंद अभिलेख, इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गंग प्रदेश, गंग नरेश जटेश्वर अनंत वर्मन का बेटा ये आक्रमण करता है. इसके आक्रमण पर पृथ्वीदेव द्वितीय आक्रमण करते हैं और पृथ्वीदेव द्वितीय के साथ ब्रह्मदेव जो है वो सहयोग करता है और जटेश्वर को जो है पराजित कर उसे कैद कर लेते हैं. उसके बाद हमने क्या देखा कि पृथ्वीदेव वल्लभराज, एक और सामंत वल्लभराज के विषय में क्या? इन्होंने रतनपुर में खारूंग झील का निर्माण कराया, ठीक है. अच्छा, फिर आगे इसी से रिलेटेड है खारून, जो खारंग खूटा घाट परियोजना वो रिलेटेड है, वो आप देखें. फिर हमने क्या देखा कि किस कलचुरी शासक के काल के सर्वाधिक अभिलेख इंस्क्रिप्शन हमें अब तक प्राप्त हुए हैं? वो पृथ्वीदेव द्वितीय.
ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचेंगे, अच्छा अन्य तथ्य देख लीजिए, अन्य तथ्य, इसको बी फैक्ट अन्य तथ्य में, जिसको आप ध्यान से पढ़कर, इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़कर चले जाएं, मर मर के न रटें। पृथ्वीदेव के सामंत जगतपाल ने, देखिए पृथ्वीदेव के सामंत जगपाल देव ने क्या क्या जीता पृथ्वीदेव द्वितीय के लिए। ये रतनपुर तो है, रतनपुर में इनका शासन चल रहा है। इधर आप जानते हैं ये बिलासपुर है, अगर इधर तो इधर रायगढ़ है। रायगढ़ में यहाँ पर सरहागढ़ जो वर्तमान में रायगढ़ में स्थित सारंगढ़ कहलाता है, ये जीता। उसके बाद इधर नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे छत्तीसगढ़ के नीचे साइड इधर भ्रमरकोट, और किताब में देखिए यही भ्रमरकोट है, और किताब में मुझे नहीं पता, जिस ग्रंथ अकादमी की किताब में देख रहा था, ये बन भी सकता है, वहाँ पर लिखा है झमरवद्र। तो हो सकता है कि झमरवद्र कहा जाता हो, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ झमरवद्र लिखा है। तो आप भ्रमरकोट ऑब्लिक झमरवद्र, और ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र कहलाता है, बस्तर, ये जीता। और इसके बाद इधर जानते हैं आप छत्तीसगढ़ के इधर ही क्या है, काकराय को जीता, और काकराय वर्तमान में कांकेर को कहा जाता है। तो ये पुराने नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, सारंगढ़ को कलचुरी काल में क्या कहा जाता था, तो सरहागढ़, बस्तर को भ्रमरकोट या झमरवद्र, और इधर कांकेर को काकराय कहा जाता था। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये अन्य तथ्य के रूप में आप देखें। उसके बाद आप देखें कि पृथ्वीदेव के दो पुत्र, अच्छा पृथ्वीदेव के दो पुत्र हुए, एक जगदेव और जाजलदेव द्वितीय। यहीं पर अन्य तथ्य में देखिए, पृथ्वीदेव द्वितीय के दो पुत्र हुए, एक जगदेव या जगतदेव, ऐसा लिख सकता है आप, जगदेव, और दूसरा फिर से जाज्वल्य देव आएंगे, जाज्वल्य देव। लेकिन ये वाले जाज्वल्य देव कौन होंगे, ये जाज्वल्य देव, क्योंकि पहला अपन पढ़ चुके हैं, ये होंगे दूसरे। दो पुत्र थे। अब देखिए इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूं कि पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद अगला शासक कौन होगा। देखिए बड़ा बेटा तो ये था पृथ्वीदेव द्वितीय का, और छोटा ये था। लेकिन बड़ा बेटा जो है वो बिजी था नीचे, इधर गंग प्रदेश, ये नाक में दम कर रखे थे, बार बार आक्रमण करते थे कलचुरी काल में। ठीक है, तो इसने एक जिम्मेदारी उठाई, जगदेव, बड़े पृथ्वीदेव द्वितीय के बड़े बेटे जगदेव ने, ये चला गया स्वयं से, स्वेच्छा से, क्योंकि अगला शासक बड़ा बेटा ये था तो इसे बनना था, लेकिन इसने अपने स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ दिया और ये चला गया दक्षिण की ओर, गंग प्रदेश की ओर, वहां संघर्ष करता रहा इनसे, और ये वहां चला गया तो अगला शासक बना जाज्वल्य देव सेकंड। हालांकि जाज्वल्य देव सेकंड जो है वो, उसका जो शासन काल है, ये मैं मिटा देता हूं इसको, कहां गया, देखिए। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के दो बेटे हुए, एक जगदेव और दूसरा जाज्वल्य देव, जो द्वितीय कहलाएगा। जाहिर सी बात है नाम सेम रख दिया, लेकिन इतिहासकार तो उसे दूसरा क्रम देंगे, द्वितीय। बड़ा था जगदेव, लेकिन इसने स्वेच्छा से जो है रतनपुर का सिंहासन त्याग दिया और ये चला गया दक्षिण की ओर, और ये वहाँ संघर्ष में किससे, गंग प्रदेश यानी कलिंग, इधर के राजाओं से संघर्ष में बिजी हो गया। फिर शासक चूंकि ये चला गया तो छोटा भाई जाज्वल्य देव सेकंड, छोटा भाई जाज्वल्य देव सेकंड बना शासक, जाज्वल्य देव सेकंड, जाज्वल्य देव सेकंड। इसका काल 1165 से 68, बहुत छोटा काल रहा। ठीक है, जाज्वल्य देव सेकंड के विषय में ये देखेंगे कि इसके काल में
त्रिपुरी के कलचुरी शासक, फिर से त्रिपुरी हमेशा पिक्चर में आएंगे क्योंकि अब ये अधीनता स्वीकार नहीं रहे। त्रिपुरी का शासक कौन है इस समय? जय सिंह। जय सिंह आक्रमण करता है इधर जाज्वल्य देव द्वितीय पर, लेकिन जाज्वल्य देव द्वितीय जो है जय सिंह का आक्रमण विफल कर देता है, विफल कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो ये हो गया, लेकिन इस आक्रमण में ये जब जय सिंह, त्रिपुरी का जो शासक जय सिंह जब जाज्वल्य देव द्वितीय पर रतनपुर पर आक्रमण करता है, तो इस आक्रमण में हालांकि जाज्वल्य देव विफल कर देता है, लेकिन एक उल्हड़ देव सेनापति, इसका सामंत उल्हड़ देव जो है, इसकी मृत्यु हो जाती है, उल्हड़ देव मारा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा दुविधा, हालांकि मैं इस पर देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि इस पर मुझे ये दुविधा क्या है कि जिस ग्रंथ अकेडमी की किताब, हालांकि उसमें बहुत सारा इधर उधर मिसप्रिंट या मुझे इधर उधर लगता है उस प्रिंट में, लेकिन उल्हड़ देव जो हैं सेनापति, जाज्वल्य देव के सेनापति ये मारे गए, सामंत ये मारे गए। इधर दक्षिण में, दक्षिण की तरफ ये इनके सामंत थे, ये मारे गए। उल्हड़ देव या जाज्वल्य देव द्वितीय, अब वहां पे इस तरह से लिखा था कि यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये तो बाद में मरा, लेकिन इस आक्रमण में भले ही जाज्वल्य देव ने विफल कर दिया जयसिंह का आक्रमण, लेकिन इस आक्रमण में उल्हड़ देव सामंत मारा गया। तो आप अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि उल्हड़ देव की 3 रानियां थीं, और ये चूंकि ये मारा गया, 3 रानियों ने सती किया। सती आप जानते हैं, पति मर जाता था तो जो है बहुत एक घृणित परंपरा हमारे समाज में चली आ रही थी, सती प्रथा, जिसमें जो है पति मर जाए तो इसे भांग, उसकी बीवी को भांग और नशा देकर जो है ताकि चिता पर बैठा दिया जाता था, इतना नशा दे दिया जाता था कि वो भागती नहीं थी। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा घी डाला जाता था और बांध भी दिया जाता था उसे कि वो भागे ना, जब आग लगे तो बहुत ज़्यादा घी डाला जाता था कि इतना धुआं हो उस घी से कि लोग जो हैं अन्य स्त्रियां और ये वो उसकी चीख पुकार और ये उसे जलता हुआ ना देख पाएँ। तो ये प्रथा, तो ये ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा पूछ दे कि किस कलचुरी शासक, तो जाज्वल्य देव द्वितीय। ठीक है, मैं इस एग्जैक्ट आपको बताऊंगा यदि मुझे मिल जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि उल्हड़ देव द्वितीय। आप या फिर ऑप्शन के हिसाब से आप समझ जाएंगे, यदि कलचुरी शासक पूछ लिया तो वो जाज्वल्य देव द्वितीय होगा, लेकिन मारा नहीं। आप देखिएगा। अच्छा, अगला, अब शिवरी नारायण अभिलेख, जाज्वल्य देव द्वितीय से एक अभिलेख शिवरी नारायण अभिलेख जुड़ा हुआ है। शिवरी नारायण जानते हैं आप कहाँ हैं? बताने की आवश्यकता नहीं है। जांजगीर चांपा। अच्छा, शिवरी नारायण अभिलेख से ये पता चलता है। अब देखिए, बीच में बहुत ज़्यादा ये नहीं जिया, वो तो उधर बिजी था, जगदेव नीचे की ओर बिजी था, कलिंग प्रदेश में गंग राजाओं से संघर्ष कर रहा था। ये कारण पता नहीं चलता कैसे मृत्यु हो गई, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो गई इसकी। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो शिवरी नारायण अभिलेख से पता चलता है कि जैसे इसकी मृत्यु हुई तो राज्य में अनार्की फैल गई, अराजकता, अशांति फैल गई, कोई कानून व्यवस्था नहीं, शासन व्यवस्था सब बिगड़ गई। और जैसे सूचना जगदेव के मिली कि राज्य में जो है, रतनपुर राज्य में जो अराजकता, अनार्की फैल गई है, अशांति है, तो जगदेव वहाँ आता है, वापस आता है और वापस शासक बनता है। इतनी ही जानकारी आपको ध्यान रखनी है जाज्वल्य देव द्वितीय के बारे में। तो जाज्वल्य देव द्वितीय के बारे में क्या कि इसी के शासनकाल में त्रिपुरी के कलचुरियों के शासक जय सिंह ने आक्रमण किया। जय सिंह ने आक्रमण किया, हालांकि आक्रमण ये विफल रहा, लेकिन उसके सामंत उल्हड़ देव की मृत्यु हो गई। और ये माना जाता है कि उल्हड़ देव की 3 रानियां थीं जो उसके साथ सती हो गई। फिर दूसरा शिवरी नारायण अभिलेख। शिवरी नारायण अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? ये ज्ञात होता है कि जाज्वल्य देव की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात वहाँ उसके राज्य में अनार्की यानी कि अराजकता। अनार्की क्या होता है? अ स्टेट वेयर लॉ फेल्स, कोई कानून व्यवस्था नहीं,
ठीक है, अराजकता उसी को कहते हैं। अशांति फैली हुई है तो जगदेव जो है ये खबर सुनकर वापस आते हैं और फिर अगले शासक कौन बनेगा? जगदेव बनेगा। अब इसका शासनकाल रहेगा 1168 से 1178। जगदेव, बहुत ज़्यादा तो इनके विषय में भी जानकारी नहीं मिलती है, बस इतना ही है कि रत्नदेव तृतीय के खरौंद अभिलेख, ठीक है, ये रत्नदेव तृतीय मतलब जगदेव के बाद जो शासक होगा ना, उसने एक इंस्क्रिप्शन अभिलेख लिखवाया था, उसमें जानकारी मिलती है। रत्नदेव तृतीय, वो पहले वाला नहीं, बाद में जो आएगा, रत्नदेव तृतीय का खरौद। फिर खरौद कहाँ है जानते हैं हम, जांजगीर चांपा, खरौद इंस्क्रिप्शन। इससे ये जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है इससे कि आकस्मिक विनती जंग सुव्यवस्थित, इससे सॉरी वो जो ऊपर था उसमें ये जानकारी मिलती है कि जय सिंह ने सूर्य नारायण अभिलेख की त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने आक्रमण किया और जो है विफल हो गया और उसी में उल्लड़देव मारा गया। ये जानकारी सूर्य नारायण अभिलेख में मिलती है। ये जानकारी मिलती है रत्नदेव तृतीय, जो जगदेव के बाद का अगला शासक होगा, वो अपने शासनकाल में लिखवाया था, क्योंकि ये तो इतिहास हो गया उसके लिए, ये जानकारी थी उसे, तो इसलिए उसने अपने अभिलेख में लिखवाया। और इस खरौद अभिलेख से, रत्नदेव तृतीय के खरौद अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जब जाजलदेव द्वितीय के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात जब वहाँ अराजकता और अशांति फैल गई, ये जानकारी मिलते ही जगदेव आया और फिर अगला शासक कौन हुआ? जगदेव। ठीक है, बस इतनी ही जानकारी इसके विषय में है। इसके बाद अगला शासक आएगा रत्नदेव तृतीय। अरे ये इंक भरना था, इतनी गर्मी पड़ती है कि ये सूख जाता है। 2 मिनट का समय दीजिए, मैं पानी भी पी लेता हूँ। आइए, माफ कीजिएगा, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय, मुझे एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों को कोई नाम ही नहीं मिलता था। राहुल रख सकते थे, राज नाम तो सुना ही होगा, ऐसा नाम रख सकते थे। वही नाम रिपीट कर करके इतिहासकारों को व्यर्थ में प्रथम द्वितीय तृतीय करना पड़ता है। रत्नदेव तृतीय। अब रत्नदेव तृतीय को आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस शासक के काल में भयानक अकाल पड़ा। अकाल जानते हैं, फेमाइन भुखमरी। तो रत्नदेव तृतीय के काल में भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल। इस अकाल की वजह से क्या हुआ, फिर इसके शासनकाल में अव्यवस्था फैल गई, अशांति फैल गई। तो रत्नदेव, इसके कारण एक तो फैक्ट आपको ये याद रखना है कि रत्नदेव तृतीय के काल में, कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के काल में भयानक अकाल पड़ा, जिसकी वजह से उसके शासनकाल में भी भारी अव्यवस्था फैल गई। अब यहाँ इसी अव्यवस्था के बीच
एक व्यक्ति पिक्चर में आएंगे, गंगाधर राव। गंगाधर राव जो कि रत्नदेव तृतीय के मंत्री थे, एक मंत्री थे। इस अकाल की वजह से जो अव्यवस्था फैली उसको गंगाधर राव ने बड़ी ही सहजता के साथ उसे सुलझाया और शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। जो सिचुएशन इनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी उसे ऑर्गेनाइज्ड किया गंगाधर राव, जो कि मिनिस्टर थे, मंत्री थे गंगाधर थे। अब इनकी सूझबूझ और इन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति को संभाला, तो ये भी कहा जाता है कि गंगाधर राव को एलिवेट कर इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, प्रधानमंत्री, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, ठीक है, खुश होकर। अब गंगाधर राव से भी, जब गंगाधर राव आ ही गए हैं तो गंगाधर राव से आप देख लीजिए। तो गंगाधर राव के विषय में जो ये है कि इन्होंने खरौद के लक्ष्मणेश्वर, खरौद वही जांजगीर चांपा, खरौद कहाँ, जांजगीर चांपा के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर जीर्णोद्धार कराया। और एक और चीज कि इन्होंने रतनपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया। रतनपुर में कौन सा, एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया। यह ध्यान रखिएगा, एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया। खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर ये वही मंदिर है जहां खर और दूषण नामक, रामायण काल में खर और दूषण नामक असुरों का वध किया था लक्ष्मण ने, और वहां शिवलिंग स्थापित की थी और उसकी पूजा अर्चना की थी, जो बाद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनता है। और इसका निर्माण पांडु ईशान देव, इसका इसी लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ये वही लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण पांडु शासक ईशान देव ने करवाया था। ईशान देव ने करवाया था। ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर, बाद में देखो इसी शिवलिंग स्थापित किया। बाद में आगे चलकर पांडुवंशी शासक ईशान देव हुआ, उसने उसी शिवलिंग को जो है एक मंदिर में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम पड़ा लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ये क्या है आप जानते हैं, शिव मंदिर है लक्ष्मणेश्वर। तो आप यहाँ याद रखिए कि गंगाधर राव, रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर, अच्छा लक्ष्मणेश्वर और लखनेश्वर भी बोल देते हैं ना, लखन, जैसे लक्ष्मण को लखन भी कहा जाता है, एक ही बात है। लक्ष्मण, यही लाखा चावर मंदिर भी है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिस मंदिर का निर्माण पूर्व में इतिहास में पांडुवंशी शासक ईशान देव ने करवाया था। एक और चीज, गंगाधर राव ने रतनपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। तो एक ये भी कहा जाता है, किताब में हल्का सा एक झलक मिला कि रत्नदेव तृतीय का जो काल था वो मंदिरों का काल, कलचुरी काल में मंदिरों का काल कहा जा सकता है, कि बहुत सारे मंदिरों का छुपड़ निर्माण हुआ, लेकिन हम हर मंदिर तो नहीं याद रख सकते और वो प्रश्न बनेगा भी नहीं। ये याद रखिएगा कि रतनपुर के एक वीरा मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो वो है गंगाधर राव, रत्नदेव। अच्छा एक कई बार, एक बार और ऑप्शन में मान लीजिए गंगाधर राव ने हालांकि निर्माण कराया है, लेकिन मान लीजिए गंगाधर राव ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसे लेंगे, रत्नदेव तृतीय। भाई राजा के काल में कोई भी काम होता है उसका श्रेय इसे ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोनों ऑप्शन दे दिया, इसका मतलब यह है कि सेटर आपसे गंगाधर राव पूछना चाह रहा है, आप ऐसी दृष्टि में गंगाधर राव लीजिएगा अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका उत्तर होगा रत्नदेव तृतीय, क्योंकि श्रेय तो इन्हीं को जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो भयानक अकाल किसके समय पड़ा, रत्नदेव तृतीय के काल में पड़ा। और गंगाधर राव कैसे संबंधित हैं, तो गंगाधर राव जो है मंत्री थे, इस अकाल के समय में उन्होंने कलचुरी शासन को व्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज किया, जिससे खुश होकर रत्नदेव तृतीय ने इन्हें प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। गंगाधर राव के विषय में इन्होंने किस मंदिर का, तो इन्होंने रतनपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया और ईशान देव द्वारा निर्मित खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। और एक और चीज, लखनी देवी या पूरारती मंदिर, यहीं पर लिख देता हूं मैं, एक और फैक्ट, वो रत्नदेव तृतीय से संबंधित है।
इन्होंने बनवाया था। पुरारती किताब में मुझे ये मिला है, पुरारती, या इसी को हम बोल सकते हैं लखनी देवी मंदिर। लखनी देवी मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया? रत्नदेव तृतीय ने कराया, और ये एक शिव मंदिर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो रत्नदेव तृतीय से संबंधित क्या क्या तथ्य? एक तो इनका काल, रत्नदेव तृतीय का काल नहीं बताया, 1178 से 98 बताया, तो था मिट कैसे गया? 1178 से 98, 20 साल रत्नदेव तृतीय का काल। ठीक है, और चूंकि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हुआ है तो ईयर वेयर जो है उतना इम्पोर्टेंट मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर भयानक अकाल किस कलचुरी शासक के काल में पड़ा? तो वो है रत्नदेव तृतीय। फिर रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री कौन? गंगाधर राव। गंगाधर राव ने मंदिर, उनका नाम जो है 2 मंदिरों से जुड़ता है। गंगाधर राव ने रतनपुर में जो है एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया। गंगाधर राव ने खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिस मंदिर का निर्माण ईशान देव ने करवाया था, पांडुवंशी शासक। और पुरारती या लखनी देवी मंदिर, पुरारती या लखनी देवी मंदिर, अच्छा एक लोकेशन भी बता देता हूँ ना, ये रतनपुर में ही है, ये मंदिर रतनपुर में ही है। रतनपुर में पुरारती या लखनी देवी मंदिर का निर्माण रत्नदेव तृतीय ने करवाया। फिर आगे चलते हैं, और आगे हम चलेंगे रत्नदेव तृतीय के बाद प्रतापमल। प्रतापमल, इनका काल जो है वो है 1198 से 1222 या 25 भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन जो उस किताब में ग्रंथ अकेडमी किताब में 22 दिया हुआ है, ये आप मान के चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सुविधा के लिए लिख लिया। प्रतापमल कौन है? ये जगदेव के बेटे हैं। जगदेव, वही जो शासक रहे इससे पहले, जगदेव और सोमल्ला, इनकी रानी, इनकी पत्नी सोमल्ला के बेटे हैं। दाई दादा उतना याद नहीं रखना है आपको ना, सिर्फ आप जानकारी के लिए बता दिया। प्रतापमल जगदेव के बेटे हैं। ठीक है, अच्छा इनके विषय में, तो इनके विषय में आपको ये याद रखना है कि इस शासक ने तांबे के चक्राकार, सर्कुलर चक्राकार तथा षटकोणाकार सिक्के, कॉइन्स जारी किए, इशू किए, सिक्के जारी किए। और इनकी खासियत ये थी कि एक सिंह और कटार, इसमें क्या डिपिक्ट हुआ करता था? सिंह, लॉयन और कटार जानते हैं आप, चाकू बड़ा सा, वो कटार। तो प्रतापमल के विषय में तांबे के चक्राकार मतलब सर्कुलर, गोल। षटकोणाकार आपने पढ़ा होगा बचपने में, 6, जिसके 6 फलक होते हैं, ये षटकोण होता है। तो इन्होंने, एक आपसे पूछा जा सकता है कि किस कलचुरी शासक ने तांबे के चक्राकार और षटकोणाकार सिक्के जारी किए? तो प्रतापमल ने किए। और उन सिक्कों की खासियत ये थी कि वो उसमें सिंह, लॉयन और कटार डिपिक्ट हुआ करता था। ठीक है, और उसके बाद जो है एक हेमाद्विकृत, जैसा लिखा है मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये, क्योंकि जब फैक्चुअल कंटेंट की बारी आती है तो आप जानते हैं किताब में सटर को जो मिल जाए वो क्वेश्चन बन जाता है। हेमाद्विकृत व्रत प्रशस्ति। ठीक है, इस प्रशस्ति के अनुसार, वो तो हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रही है तो उससे क्या समझेंगे। इसके अनुसार, इस प्रशस्ति के अनुसार, ये प्रशस्ति जानते हैं क्यों कहा जाता है? प्रशंसा। जो राजा, देखिए जैसे आपने हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति देखी थी, प्रयाग प्रशस्ति मतलब राजा के प्रशंसा में लिखा गया, उसमें लिखी बातें। तो यही एक ऐसी प्रशस्ति है जिसमें यादव शासक सिंघन का समकालीन बताया गया है उस समय कलचुरी शासक कौन? जाज्वल्य
देव को बताया गया है। फिर और कोई नाम नहीं मिला, जाजोल्य देव, जो संभवतः अब दो तक तो हम पढ़ चुके हैं, तो जो संभवतः प्रोबेबली जाजोल्य देव 3 है। ठीक है, तो लेस इंपॉर्टेंट, इसको आप बी फैक्ट ही मान सकते हैं कि एक जानकारी मिलती है कि यादव शासक, एक यादव वंश का कोई शासक था सिंघन, इसके कंटेम्पररी, समकालीन मतलब कंटेम्पररी मीन्स द वन हु वॉज, इसके हेमाद्विग्री बृहस्पति यादव शासक सिंघन तथा समकालीन। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये इससे पहले यहाँ पे आप यही ध्यान रखें प्रताप मल्ल के बारे में कि केवल तांबे के चक्राकार तथा षटकोणाकार सिक्के जारी किए जिसमें सिंह और कटार अंकित हुआ करते थे। खास बात ये कि प्रताप मल्ल के ये पीरियड खत्म होने के बाद लगभग 300 वर्षों की जानकारी, ऑथेंटिक कोई सोर्स या फिर इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो कि प्रताप मल्ल के बाद कलचुरी शासन में क्या हुआ। इसलिए प्रताप मल्ल और आगे जिसका इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसकी जानकारी मिलती है, वो बहारेंद्र साय अगला शासक जो हमको मिलेगा लगभग 300 साल बाद। तो इस प्रताप मल्ल और बहारेंद्र साय के बीच में ये 300 वर्षों की ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त ही नहीं होती। इसलिए प्रताप मल्ल के बाद और बहारेंद्र साय के शासन के बीच लगभग 300 वर्षों की अप्राप्त जानकारी की वजह से इस काल को कलचुरियों का अंधकार युग कहा जाता है ना, द डार्क फेस ऑफ कलचुरी डायनेस्टी, क्योंकि वी डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर प्रताप मल एंड व्हाट हैपेंड बिफोर बहारेंद्र साय द नेक्स्ट कलचुरी रूलर। तो इस बीच में क्या हुआ, तो इसी बीच में हमें एक हल्की सी झलक मिलती है हेमाद्विकृत। इस समय यादव शासक सिंघन का उल्लेख मिलता है और उसी में प्रशस्ति में यह बताया कि जब उस समय यादव शासक, मतलब इसके बाद के काल, इसके यादव शासक सिंघन कब था, ये 1225 के बाद, ठीक है, 1225 के बाद था। तो इसका कंटेम्पररी वहीं पर एक कहीं पर लिख देता है कि उस समय कलचुरी शासक जो है जाजल्य देव तृतीय का वर्णन मिल जाता है ना, जाजल्य देव का वर्णन मिलता है कि उस समय भैया कलचुरी में वहाँ शासन किसका था, जाजल्य देव का। चूंकि जाजल्य देव द्वितीय है तो हम ये मानेंगे संभवतः ये जाजल्य देव तृतीय होगा। बस इतनी जानकारी। इसके बाद आते हैं बहारेंद्र साय। मेरे ख्याल से बहारेंद्र साय को हम कल करेंगे। बहारेंद्र साय से लेकर अब ज़्यादा नहीं बचा रतनपुर का, कल रतनपुर की कलचुरी भी ख़त्म करेंगे और लाहौरी शाखा भी शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, गुड बाय।